सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइजेशन ऑफ फूड। सो अब तक जितनी भी प्रोसेसेस हमने पढ़ी उन सबको मिला के और आगे जो केमिकल प्रोसेस होने वाली है उसको मिलाकर जो प्रोसेस बनती है उसको बोलेंगे हम डाइजेशन। तो डाइजेशन हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि माउथ के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हैं जो डाइजेस्ट हो जाते हैं या क्या पार्टिकल्स हैं जो टूट के सिंपलर फॉर्म्स के अंदर चले जाएंगे। सो डाइजेशन ऑफ माउथ में क्या से स्टार्ट होता है? डाइजेशन ऑफ माउथ स्टार्ट्स फ्रॉम मैस्टिकेशन। और मैस्टिकेशन प्रोसेस में हेल्प कौन करते हैं? हमारे टीथ करते हैं। सो व्हाट इज मैस्टिकेशन? मैस्टिकेशन क्या है? मैस्टिकेशन है कि ब्रेक डाउन करना लार्ज फूड पार्टिकल्स का और उनको मिक्स करना फूड को किसके साथ में? जो सिक्रीशंस हैं माउथ में, किस चीज़ के सिक्रीशंस आते हैं? क्या पढ़ा था हमने? सलाइवरी ग्लैंड्स के। ओके, कितने पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स थी? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स थी। तो इन तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन है उनके साथ में उस फूड को मिक्स करना, उसको तोड़ना, इस प्रोसेस को मैस्टिकेशन बोल रहे हैं। मैस्टिकेशन में हेल्प कौन करते हैं? मैस्टिकेशन में हेल्प कौन करेगा? अपने टीथ हेल्प करेंगे। ओके, फिर जो सलाइवा है यानी कि जो सलाइवरी जूस है वो क्या हेल्प करेगा? फूड पार्टिकल्स को एक बोलस बनाने में। बोलस कैसे बनाएगा? जो सलाइवा है वो फूड पार्टिकल्स को आपस में चिपकाएगा यानी कि एडहेर करके रखा। सो इट हेल्प्स इन एडहेरिंग द फूड पार्टिकल्स एंड दैट विल कन्वर्ट इट इनटू अ बोलस। अब बोलस के लिए क्या पढ़ा था हमने? पेरिस्टालसिस। उस पेरिस्टालसिस मूवमेंट से क्या करेंगे? हम उसको प्रोपेल करेंगे, नीचे की साइड प्रोपेल करेंगे। और नीचे क्या प्रेजेंट है? अपना इसोफेगस। सो इट इज प्रोपेल्ड इनटू द इसोफेगस और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्वेलोइंग और डिग्लूटिशन। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोपल्सन ऑफ फूड इनटू द इसोफेगस, दिस इज कॉल्ड एज स्वेलिंग और डिग्लूटिशन। फिर क्या आता है? अब डिग्लूटेट करके हमने फूड को कहाँ पहुँचा दिया? इसोफेगस के अंदर। इसोफेगस से कहाँ जाएगा फूड? इसोफेगस से जो अपना बोलस था उसको फर्दर हमें स्टमक तक पहुँचाना है। और हमने क्या देखा था? स्टमक तक जब पहुँचाएंगे फूड को तो उसको ले जाने के लिए क्या प्रोसेस हेल्प कराती है? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस पढ़ा था हमने। सो पेरिस्टालसिस क्या है? The bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contraction. बहुत सारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं जिनकी वजह से क्या करेगा? वो फूड नीचे चला जाएगा। नाउ कौन सा कंपोनेंट है जो हमारे माउथ के अंदर डाइजेस्ट हो गया? विच कंपोनेंट इज डाइजेस्टेड इन द माउथ? सो इट इज द कार्बोहाइड्रेट पार्ट। विच पार्ट? कार्बोहाइड्रेट पार्ट। सो व्हेन फूड इज च्यूड, जब हमने फूड को च्यू किया और मिक्स किया सलाइवा के साथ में, देन सलाइवा के अंदर क्या था हमारा? सलाइवरी जूस और टाइलिन, जिसको क्या बोल रहे थे? सलाइवरी अमाइलेज। ओके, ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये क्या करेगा? हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज का क्या मतलब होता है? हाइड्रोलाइज का मतलब होता है वाटर ऐड करना एंड देन ब्रेक डाउन करना। सो वी विल ऐड वाटर एंड देन इट विल कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो जो वहाँ पे फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसमें वाटर ऐड करके उनका ब्रेक डाउन कराएगा। और ये कौन से टाइप का अमाइलेज था? अल्फा अमाइलेज। ओके, so this is the alpha amylase. So it will hydrolyze the amylopectin of starch into the maltose. यानी कि जो अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट था हमारे फूड में उसको हमने किस में तोड़ दिया? माल्टोज के अंदर तोड़ दिया। यानी कि जो स्टार्च फॉर्म है, जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है, उसको हम माल्टोज में कन्वर्ट करेंगे। और ये सारा काम कहाँ हो रहा है? माउथ के अंदर हो रहा है। उसके बाद में फूड कहाँ पहुँच गया हमारा? इसोफेगस से पेरिस्टालसिस करके स्टमक के पास पहुंच गया। अब स्टमक के अंदर हमने पढ़ चुके हैं। अब सारी प्रोसेस हमारे लिए इजी है। हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं जो HCl रिलीज करती हैं, जो ट्रिप्सिनोजन रिलीज करती हैं। ओके, नाउ चर्निंग मूवमेंट कौन कराता है स्टमक के अंदर फूड की? जो मस्कुलर लेयर है स्टमक की, वो। सो मस्कुलर लेयर स्टमक की हमारी क्या कराएगी? चर्निंग मूवमेंट कराएगी। इस चर्निंग मूवमेंट से क्या होगा? पूरा फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपस में मिक्स कर जाएगा और साइज के अंदर काफ़ी छोटा हो जाएगा। नाउ this breakdown in size is responsible for mixing of food with the gastric juices. और अब वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाएगा। यहाँ पर कौन सा जूस प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से रिलीज हो रहा था? स्टमक से। सो दीज मिक्सिंग वेव्स, कौन सी वाली मिक्सिंग वेव्स? जो ये चर्निंग मूवमेंट, जो मस्कुलर मूवमेंट हमारे स्टमक के अंदर हो रही थी, वो मिक्सिंग मूवमेंट ये क्या करेगी? फूड को मैसिरेट कर देगी और उसके बाद में जो हम सिक्रीशन मिक्स करेंगे अपने गैस्ट्रिक जूसेस से, वो गैस्ट्रिक जूस क्या करेंगे? उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। और सिक्रीशंस कहाँ से आ रहे हैं? अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है, और कैसे सिक्रीशंस थे ये? पीएच कैसा था इनका? एसिडिक। सो एसिडिक सिक्रीशंस आएंगे और वो एसिड क्या करेगा? फूड को मैसिरेट करेगा और फर्दर सॉफ्टनिंग कराएगा फूड की। सो इससे क्या प्रोड्यूस होगा? अपने पास में एक थिक सेमी फ्लूइड मास प्रेजेंट हो जाएगा।
थिक सेमी फ्लूइड मास। ये जो सेमी फ्लूइड मास है अपना, ये क्या है, ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि इसके ऊपर एसिड एक्ट कर चुका है, इसके ऊपर ऑलरेडी सलाइवरी अमाइलेज एक्ट कर चुके हैं, इसके ऊपर गैस्ट्रिक जूस एक्ट कर चुका, और अब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने काइम के अंदर, तो हमने इसको काइम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में आता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो एक एंजाइम जो हमने पढ़ा था सलाइवरी अमाइलेज गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो कौन सा एंजाइम था, पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन को जो HCl सिक्रीट होता है वो किस में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन में। सो जो पेप्सिनोजन वो कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन के अंदर, और पेप्सिन क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कैसा एंजाइम है पेप्सिन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक का क्या मतलब होता है, जो प्रोटीन को तोड़े, ओके, प्रोटीन का लाइसिस करवाए। सो पेप्सिन कहाँ से सिक्रीट हुआ, स्टमक से सिक्रीट हुआ। स्टमक में भी कहाँ से सिक्रीट हुआ, जाइमोजन सेल से, पेप्टिक सेल से, चीफ सेल से, तीनों एक ही नाम थे। और उसका एक्टिवेट करा के किसके थ्रू, गैस्ट्रिक एसिड के थ्रू। और गैस्ट्रिक एसिड का क्या नाम है हमारा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या कराएगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करा देगा। ठीक है, फिर आता है अपने पास में फूड में और क्या प्रेजेंट हो सकता है, लिपिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ जो चीफ सेल्स हैं हमारी, चीफ सेल्स क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रीट करती हैं। और लाइपेज वर्ड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे भी लाइपेज वर्ड आएगा वो क्या होगा, लिपिड का डाइजेशन कराएगा। तो ये जो लाइपेज है ये क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर एक्ट करेगा, और इन ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ के, ट्राई का मतलब होता है 3, तो उनको किस में तोड़ देगा, ये मोनोग्लिसराइड्स में, यानी कि 1। सो ट्राइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ देगा, एंड फर्दर किस में तोड़ेगा, फैटी एसिड्स के अंदर। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ लिपिड इनटू मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स। तो ये हो गया हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन। अब स्टमक से फूड निकल के कहाँ जाता है, ड्यूडेनम के अंदर जाता है। हमने पूरी एनाटॉमी पढ़ ली है डाइजेशन की, तो इसलिए हमारे पास में अब सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं कि स्टमक से निकल के फूड कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम के अंदर जाएगा। ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टीन का पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी कुछ डाइजेशन होगा, और हमने क्या पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टीन इज द मेजर पार्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर फूड चला गया, यानी कि सबसे पहले इसमें स्टार्ट होगा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमने क्या पढ़ा था स्टमक के अंदर कि हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ ओपन करती है, ड्यूडेनम के अंदर ओपन करती है। वो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट किस किस के सिक्रीशन लेके आ रही है, एक सिक्रीशन हमारा कहाँ से आ रहा है, लीवर से आ रहा है। दूसरा सिक्रीशन कहाँ से आ रहा है, पैंक्रियाज से आ रहा है। ठीक है, अब जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन है और जो लीवर का सिक्रीशन है, यानी कि लीवर से क्या आ रहा है अपना, बाइल जूस। ओके, जो कंसंट्रेट कहाँ हुआ था, गोल ब्लैडर के अंदर। सो लीवर से बाइल जूस और पैंक्रियाज से उसका पैंक्रियाटिक सिक्रीशन आ रहा है, वो करके वो मिलके क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराएंगे। ओके, कार्बोहाइड्रेशन के लिए हमारे पास में कौन सा एंजाइम है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ओके, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ये भी क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करवाएगा। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है, क्या मतलब बताया मैंने आपको हाइड्रोलिसिस का भी थोड़ी देर पहले। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर को ऐड करना। ओके, H2O को ऐड करेंगे और लाइसिस करवाएंगे। अब कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट है, स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, सो इस स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होगा। कौन सा एंजाइम हाइड्रोलिसिस कराएगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम हाइड्रोलिसिस कराएगा। किस में तोड़ेगा स्टार्च को, डाइसैकेराइड्स के अंदर। रिमेंबर, मोनोसैकेराइड्स नहीं, डाइसैकेराइड्स के अंदर। सो जब फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टीन में आया तो उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स जो थे उनके ऊपर पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करेगा, वो उसका हाइड्रोलिसिस कराएगा और उनको तोड़ देगा डाइसैकेराइड्स के अंदर। अब ये डाइसैकेराइड जो हैं इनको फर्दर ब्रेक डाउन करना है हमें। इनका फर्दर ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, इसके फर्दर ब्रेक डाउन के लिए हमारे पास में क्या है, एक ब्रश बॉर्डर एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था विलाय होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो उसके ऊपर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है। तो वहाँ पर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, वहाँ पे वहाँ से एंजाइम रिड्यूस होगा, एंजाइम प्रोड्यूस होगा, और वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं हम, एंटीरोसाइट्स। तो एंटीरोसाइट्स का क्या मतलब है, एंटीरो, एंटर का मतलब क्या होता है, गट, और साइट का मतलब क्या होता है, सेल्स। तो कौन सी सेल्स हो गई, गट सेल्स। तो गट सेल्स से क्या क्या बोलेंगे, गट सेल्स को एंटीरोसाइट्स। तो वो एंटीरोसाइट जो है एक ब्रश बॉर्डर एंजाइम रिलीज करेगी, जो एंजाइम फर्दर डाइजेशन कराएगा डाइसैकेराइड्स का। ओके, तो ये हो गया कि अब कौन कौन से डाइसैकेराइड्स के ऊपर कौन कौन सा एंजाइम एक्ट करता है और वो उसका हाइड्रोलिसिस कैसे कराता है। तो एक डाइसैकेराइड का एग्जांपल हम लेते हैं लैक्टेज का। ओके,
लैक्टेज क्या है हमारा? एंजाइम है जो क्या कर रहा है? हाइड्रोलाइज कर रहा है। किसको हाइड्रोलाइज कर रहा है? लैक्टोज को हाइड्रोलाइज कर रहा है। ठीक है, यानी कि लैक्टोज में वाटर ऐड करके वो उसको तोड़ेगा। अब लैक्टोज अगर टूटता है तो वो किन दो पार्टिकल्स के अंदर टूटेगा? लैक्टोज जब ब्रेक डाउन करेगा तो वो एक तो टूटेगा ग्लूकोज में और दूसरा टूटेगा गैलेक्टोज में। यानी कि लैक्टेज जब एंजाइम लैक्टोज के ऊपर एक्ट करेगा तो लैक्टोज को किस पार्ट में तोड़ देगा? वन इज ग्लूकोज एंड वन इज गैलेक्टोज। अगर सोचो हमारे पास ह्यूमन के अंदर ये एंजाइम एब्सेंट हो जाए, लैक्टेज एंजाइम इज एब्सेंट, तो क्या होगा? क्या लैक्टोज टूट पाएगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में? नहीं टूट पाएगा। यानी कि ये रिएक्शन जो लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज के ऊपर करवा रहा था वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा हमारा। और ऐसा किस कंडीशन में होता है? ऐसा होता है बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चों में क्या होता है? लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है और लैक्टोज प्रेजेंट कहाँ होता है हमारा? लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क में। बच्चे क्या कंज्यूम करते हैं? मिल्क कंज्यूम करते हैं। तो जब बच्चे मिल्क कंज्यूम करेंगे तो मिल्क में आएगा लैक्टोज। अब लैक्टोज को हमें डाइजेस्ट करना है। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? लैक्टेज चाहिए। वो लैक्टेज तो बच्चे के पास में है ही नहीं। अगर वो लैक्टेज बच्चे के पास में नहीं है तो वो उसको ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में तोड़ नहीं सकता। ओके, तो इस प्रोसेस, इस जो डिजीज है इसको क्या बोलते हैं हम? लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी कि वो बच्चा लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर सकता। सो द इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट द लैक्टोज। और डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इनसफिशिएंट लेवल्स ऑफ लैक्टेज एंजाइम। ओके, लैक्टेज एंजाइम क्या है? इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका सिंथेसिस अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो डिजीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम? लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर हम इसका ट्रीटमेंट बताना चाहें तो इसमें क्या देना पड़ेगा हमें? बाहर से लैक्टेज एंजाइम देना पड़ेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं? अवॉइड लैक्टोज, उनको लैक्टोज वाला फूड नहीं देंगे हम। ठीक है, ये तो हुआ एक डाइसैकेराइड की बात। अगला डाइसैकेराइड आता है हमारे पास में सुक्रोज। सुक्रोज को कौन कन्वर्ट करता है और किस में कन्वर्ट करता है? सुक्रोज को कन्वर्ट करता है कौन? सुक्रेज। सुक्रेज एंजाइम किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। अब सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में एंजाइम है सुक्रेज। ऐसे ही लैक्टोज को कन्वर्ट करने के लिए क्या था? लैक्टेज। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि लैक्टोज के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, सुक्रोज पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लैक्टोज किन दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। तो लैक्टोज बना है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, सुक्रोज बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। फिर आता है माल्टोज। सो दिस इज माल्टोज। अब माल्टोज किससे बना हुआ है? माल्टोज बना हुआ है दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या मिलके बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। अब ये जो माल्टोज है इसको तोड़ने के लिए, यानी कि इस डाइसैकेराइड के डाइजेशन के लिए हमारे पास में कौन सा एंजाइम आएगा? माल्टेज एंजाइम आएगा। माल्टेज क्या करेगा? इस माल्टोज को दो पार्टिकल्स में तोड़ देगा और दोनों किसके पार्टिकल होंगे? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई कार्बोहाइड्रेट की बात कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है। उसके बाद में आते हैं हमारे पास में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। बस वहाँ पे स्टमक में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था? पेप्सिन, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म था किसका? पेप्सिनोजन का। और यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो क्या है अपना? एंटीरोपेप्टिडेज। देखो एंटीरो का क्या मतलब हुआ? गट। गट यानी कि इंटेस्टाइन। और पेप्टिडेज, पेप्टाइड्स क्या होते हैं? जिनसे मिलकर प्रोटीन बनता है, तो उनको तोड़ने वाला एंजाइम क्या नाम हुआ? एंटीरोपेप्टिडेज। तो एंटीरोपेप्टिडेज हम किसको बोलेंगे? वो एंजाइम जो प्रोटीन्स को तोड़े और गट से प्रोड्यूस हो। इसी का दूसरा नाम क्या है? एंटीरोकाइनेज। ओके, क्या नाम है इस एंटीरोपेप्टिडेज का? दूसरा नाम क्या है? एंटीरोकाइनेज। तो ये वो एंजाइम है। इट इज एन एंजाइम जो प्रोड्यूस होता है कहाँ से? सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि इसमें क्या वर्ड आ रहा है? एंटीरो वर्ड आ रहा है, तो इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है। और कन्वर्ट किसको करता है? पेप्टाइड्स को। ओके, सो पेप्टिडेज उनको तोड़ता है। सो इट कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन कहाँ प्रेजेंट था? हमारे पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। तो उस ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन के अंदर। तो ट्रिप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म क्या हुई? ट्रिप्सिन हुई, जो किस में रिजल्ट करेगा? अब सब्सिक्वेंट एक्टिवेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये जो ट्रिप्सिन एक बार बन गया तो ये बाकी बचे हुए ट्रिप्सिनोजन को भी कन्वर्ट कर सकता है ट्रिप्सिन में, और जो रिमेनिंग पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रह गए, ठीक है, उनको भी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकता है।
स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है? रिमेंबर हमने एक वर्ड पढ़ा था कि गोल ब्लैडर से क्या आता है? गोल ब्लैडर से अपने पास में आएगा बाइल। बाइल कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है। बाइल का काम क्या था? बाइल कभी भी डाइजेशन नहीं कराता, लेकिन डाइजेशन में हेल्प करता है। और किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? फैट एंड लिपिड की डाइजेशन में हेल्प करता है। सो क्या कराएगा बाइल? इमल्सिफिकेशन कराएगा। सो इमल्सिफिकेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इनटू वेरी स्मॉल साइज्ड इमल्सन ड्रॉपलेट्स। जो इतना बड़ा फैट ग्लोब्यूल है उसको ये क्या करेगा? तोड़ के छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब इन फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर क्या करेंगे? एंजाइम्स एक्ट करेंगे और इनका डाइजेशन इजी हो जाएगा। तो इतने बड़े को डाइजेस्ट करना आसान नहीं था, ठीक है, तो इसको इसने स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ दिया और इनका डाइजेशन अब आसानी से हो सकता है। सो जो वाटर सोल्यूबल एंजाइम्स हैं वो भी एक्ट कर सकते हैं अगर एक बार इमल्सिफिकेशन हो गई तो हमारे जो पैंक्रेटिक एंजाइम्स हैं वो क्या है? वाटर सोल्यूबल है, तो वो डायरेक्टली इस फैट ग्लोब्यूल के ऊपर एक्ट नहीं कर सकते थे। उनको इस पे एक्ट करने के लिए क्या चाहिए? इसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ेगा। नाउ पैंक्रेटिक एंजाइम जो है वो भी इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के अंदर हेल्प कराता है। और कौन सा एंजाइम हेल्प कराता है? पैंक्रेटिक लाइपेज। पैंक्रेटिक लाइपेज क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन में हेल्प कराएगा। फिर क्या बच गया अपने पास में? हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ लिया, हमने प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ लिया, हमने लिपिड का डाइजेशन पढ़ लिया। वन मोर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो कि ऑलमोस्ट सारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो कंपोनेंट क्या है हमारा? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का जो कंपोनेंट है वो सारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसका भी डाइजेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि जो हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर भी सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड है। तो उस न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे होगा? उस न्यूक्लिक एसिड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? हम उसको तोड़ के और बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। ओके, सो इस न्यूक्लिक एसिड को हम न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करेंगे, और इस कन्वर्जन का काम कौन करेगा? पैंक्रियाटिक एंजाइम। लेकिन पैंक्रियाटिक एंजाइम कौन से वाला? पैंक्रियाटिक न्यूक्लिएज। कौन सा एंजाइम? पैंक्रियाटिक न्यूक्लिएज करेगा। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको स्प्लिट करा जाता है फर्दर, कैसे? न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड के अंदर। सो न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड के अंदर। सो हमें दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान रखनी है, वो क्या है? एक तो कि ये न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज T एंड दिस इज S। सो S प्लस P इज इक्वल्स टू T। ओके, ऐसे याद रखेंगे हम कि S प्लस P इक्वल्स टू T। सो दिस S प्लस दिस P, दिस विल लीड्स टू T। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड बना है अपना, ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? जब हम न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक फॉस्फोरस एसिड को ऐड कर देंगे। ओके, तो अपना न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और इसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? इसको तोड़ने के लिए एंजाइम आएगा फॉस्फोटेज। ओके, फॉस्फोटेज। अब न्यूक्लियोसाइड्स को स्प्लिट कर दिया, न्यूक्लियोटाइड को स्प्लिट कर दिया न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड के अंदर। हमारे पास क्या बच गए? न्यूक्लियोसाइड्स बच गए। अब इस न्यूक्लियोसाइड्स को भी फर्दर तोड़ना है। इस न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम है उसका क्या नाम है? न्यूक्लियोसाइडेज। और हमें पता है न्यूक्लियोसाइड्स किसके बने होते हैं, यानी कि ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, तो इनको नाइट्रोजन बेसिस की फॉर्म में अलग अलग तोड़ना है। तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। सो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन की फॉर्म में तोड़ेंगे इसको। तो प्यूरिमिन और पिरिमिडिन की फॉर्म में कौन तोड़ेगा न्यूक्लियोसाइड्स को? न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। और ये कहाँ प्रेजेंट है? अपने स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर प्रेजेंट है। तो स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन भी हो रहा है बहुत सारी केमिकल प्रोसेस के साथ में, और मेजर पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। अभी इन सारे रिएक्शंस को जो हमने पढ़ी हैं, इनको जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि रिएक्शन फॉर्म्स में, उस रिएक्शन फॉर्म्स के अंदर हम पढ़ेंगे। तो उस रिएक्शन फॉर्म का क्या मतलब है कि एरो वाइज पुट करके उसका एंजाइम बताना और उसका रिएक्शन बताना कि वो प्रोटीन या जो भी पार्टिकल है वो टूट के किस में प्रोड्यूस होगा। सो जो हमारे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हमारे प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। अब प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स है क्या चीज़? व्हाट आर प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स? ये क्या है? ये पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स हैं, यानी कि जब प्रोटीन्स पे हमने वाटर को ऐड किया तो प्रोटीन की एक बड़ी चेन होती है। ऐसे प्रोटीन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ अमाइनो एसिड, फिफ्थ अमाइनो एसिड, ऐसे करके प्रोटीन बना हुआ है। तो ये जैसे यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, ऐसे पार्शियली डाइजेस्टेड, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड क्या है? पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स। अब क्या होगा? ये काइम के अंदर, काइम का प्रेजेंट था हमारा स्मॉल इंटेस्टीन में। जब जो भी पार्टिकल जाएगा वो काइम की फॉर्म में ही जाएगा, और बन कहाँ गया था काइम?
स्टमक के अंदर। सो जो काइम जब रीच करता है इंटेस्टाइन में, तो उसके ऊपर ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है वो एक्ट करते हैं। और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहाँ से आते हैं, हम ऑलरेडी अभी पढ़ के आए हैं। कहाँ से आएंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स? पैंक्रियाटिक जूस से। ओके, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? पैंक्रियाटिक जूस से आते हैं। अब हमारे पास में है प्रोटीन्स, हमारे पास में है पेप्टोन्स, हमारे पास में है प्रोटियोजेस। इन सब के ऊपर कौन एक्ट करेगा? पैंक्रियाटिक एंजाइम एक्ट करेंगे। और पैंक्रियाटिक एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम आते हैं? फर्स्ट एंजाइम इज ट्रिप्सिन, सेकेंड एंजाइम इज काइमोट्रिप्सिन एंड थर्ड एंजाइम इज कार्बोक्सीपेप्टिडेज। सो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये सारे के सारे क्या हैं? ये तीनों एंजाइम्स प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, जो किस में कन्वर्ट कर देंगे? जो इसको कन्वर्ट कर देंगे डाइपेप्टाइड्स के अंदर। ओके, जो इसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि अब ये 2 अमाइनो एसिड 1 एंड 2, सिर्फ इतनी चेन रह गई है, डाइपेप्टाइड की चेन रह गई है। इसको भी हमें फर्दर तोड़ना पड़ेगा, जिसको हम आगे तोड़ेंगे। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो हो गया प्रोटीन का पार्ट। अब आता है कार्बोहाइड्रेट का पार्ट। कार्बोहाइड्रेट जो काइम में प्रेजेंट था, उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए भी पैंक्रियाटिक एंजाइम था हमारे पास में, लेकिन उसका नाम क्या था? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या वर्ड आता है? डाइजेशन के लिए अमाइलेज वर्ड आता है, जो कि उसको डाइसेक्राइड में तोड़ेगा। तो पॉलीसेक्राइड्स थे, पॉली यानी कि काफ़ी लार्ज चेन ऑफ सैक्राइड्स। जो पॉलीसेक्राइड्स मिलकर क्या बना रहा था? स्टार्च बना रहा था। स्टार्च क्या थी? स्टोरेज ऑफ फॉर्म ऑफ फूड थी, किसमें? प्लांट्स के अंदर। तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको डाइसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। डाई यानी कि 2, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही सैक्राइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, इसमें पॉली था। पॉली यानी कि मल्टीपल सैक्राइड मॉलिक्यूल्स थे, तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया डाइसैक्राइड्स में। इसको कन्वर्जन के लिए हमारे पास में कौन सा एंजाइम है? अमाइलेज एंजाइम। सो पैंक्रियाटिक अमाइलेज वो क्या करेगा? पॉलीसैक्राइड्स को डाइसैक्राइड में कन्वर्ट कर देगा। फिर आता है हमारा फैट। तो थर्ड थिंग इज फैट। अब फैट के डाइजेशन के लिए हमारे पास कौन से एंजाइम्स आते हैं? लाइपेजेस आते हैं। ये लाइपेजेस क्या करेंगे? बाइल की हेल्प लेके डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स के अंदर तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? फैट को तोड़ेंगे। सो फैट first converted into diglycerides through the lipases and then converted into monoglycerides through the lipases. फिर आते हैं हमारे पास में थर्ड में, फोर्थ पार्ट इज न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस क्या है? न्यूक्लिएजेस क्या है? पैंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट है। और ये क्या करेंगे? न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिएजेस किस में तोड़ेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। रिमेंबर दिस टी। अब टी को किस में तोड़ रहे थे हम? न्यूक्लियोसाइड्स में। और साथ में क्या बन रहा था? प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, प्लस फॉस्फोरिक एसिड। सो इस कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए हमें? न्यूक्लियोटाइडेज चाहिए। तो यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट होगा उसका क्या नाम है? टाइडेज। ओके, तो न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। ये हमारा सारा डाइजेशन सारे पार्टिकल्स का हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर आगे इनका जो प्रोडक्ट है जिनके ऊपर, यानी कि जो एंजाइम पैंक्रियाटिक एंजाइम ने एक्ट करके जिसमें तोड़ा है इसको, उस पैंक्रियाटिक एंजाइम के बाद में हम ये देखने वाले हैं कि उसके प्रोडक्ट को फर्दर सिंप्लीफाई कौन करता है। यानी कि हमने देखा कि डाइपेप्टाइड बन गए, हमने देखा कि माल्टोज बन गया, डाइसैक्राइड्स बन गए, उनको फर्दर कौन तोड़ रहा था? तो उनको फर्दर तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस क्या होता है? व्हाट इज सक्कस एंटेरिकस? ये वो एंजाइम है जो कौन रिलीज कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज कर रही है, ठीक है। और ये किस पे एक्ट करेगा? एंड प्रोडक्ट्स पे। किसके एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर? जो पैंक्रियाटिक एंजाइम के एक्ट करने के बाद में बने हैं, और उनको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, उनको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो दिस फाइनल स्टेप इज इन डाइजेशन अकर्स वेरी क्लोज टू द म्यूकोजल एपिथेलियम। अब ये क्यों जरूरी है कि ये म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स के पास में ही हो ये स्टेप? क्योंकि जब ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में टूट जाएंगे तो इस सिंपल फॉर्म से उसको एब्जॉर्ब भी करना है, और उस एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिएगा? कोई ना कोई सेल्स होंगी जो उसको एब्जॉर्ब करेंगी। तो ये म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं। इसीलिए ये जो काम है, ये जो डाइजेशन है, ये म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स के पास में हो रहा है। अब डाइपेप्टाइड्स बना था, डाइपेप्टाइड के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? डाइपेप्टिडेज एंजाइम एक्ट करेगा, और वो किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही माल्टोज था, माल्टोज किससे मिलकर बना हुआ था? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। इसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? माल्टेज एंजाइम एक्ट करेगा। फिर क्या था हमारा? लैक्टोज। लैक्टोज के बारे में हमने पढ़ा, कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? लैक्टेज एंजाइम एक्ट करेगा। किस में तोड़ेगा इसको? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ऐसे ही सुक्रोज है, सुक्रोज पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? सुक्रेज एंजाइम एक्ट करेगा।
वो इसको किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर। नाउ हमारे पास आता है न्यूक्लियोटाइड्स, टाइड फिर से टी आया, टी को कौन तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइडेज किस में तोड़ेगा, एस में। अब एस को कौन तोड़ेगा, न्यूक्लियोसाइडेज, साइडेज किस में तोड़ेगा इसको, शुगर्स एंड बेसिस के अंदर, यानी कि पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस के अंदर। उसके बाद में आता है अपना डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स। तो डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स, इनको कौन तोड़ रहा था, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स को लाइपेज एंजाइम, और ये लाइपेज किस में कन्वर्ट करेगा इसको, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, सिंपल एक समराइज्ड फॉर्म में हमारे पास सारे एंजाइम का फंक्शन मिल गया हमें, और इन्हीं एंजाइम से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, किसी भी एक एंजाइम से पुट कर लेंगे क्वेश्चन को कि लाइपेज का, लैक्टेज का, सुक्रेज का, माल्टेज का, डाइपेप्टिडेज का क्या फंक्शन है, किसको किस पार्टिकल के अंदर वो तोड़ेगा। ओके, ये तो था स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन। अब हमारे पास में आता है कि फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके डाइजेस्ट होके आगे जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किस टाइप का डाइजेशन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या पढ़ा था हमने कि कोई डाइजेशन पार्ट इतना ज़्यादा पार्ट रोल प्ले नहीं करता है डाइजेशन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन। सो फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन जो है, फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन वो किस में होता है, कोलोन के अंदर होता है। और किसके थ्रू होता है, किसी डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू नहीं होता, बल्कि जो कोलोन के अंदर जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट है उनकी एक्टिविटी की वजह से होता है। क्या प्रेजेंट है कोलोन के अंदर, कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, उन बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से क्या होगा हमारे पास में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होगा। अब बैक्टीरिया कैसे काम करेंगे, कैसे फूड का डाइजेशन कराएंगे। ये जो बैक्टीरिया है ये किस प्रोसेस को स्टार्ट कराएंगे, फर्मेंटेशन की प्रोसेस को, यानी कि ये बैक्टीरिया फर्मेंट करेंगे। किस चीज़ को फर्मेंट करेंगे, जो फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी रिमेनिंग मटेरियल जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या करेंगे, फर्मेंटेशन कराएंगे रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स का। ओके, जो किस में प्रेजेंट है, काइम के अंदर प्रेजेंट है। और क्या रिलीज करेंगे, जब फर्मेंटेशन होता है तो क्या रिलीज होती है, गैसेज रिलीज होती है। और कौन कौन सी गैसेज रिलीज होती है, मेन गैसेज मीथेन, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। These 3 types of gases are released during the process of fermentation. So कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्ट करके बैक्टीरिया फर्मेंटेशन कराएंगे और 3 टाइप की गैसेज रिलीज कराएंगे, जिसमें है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। मीथेन मेन गैस है। अब ये गैसेज जो फर्मेंटेशन से निकल रही हैं, ये किस में कंट्रीब्यूट करती हैं, ये गैसेज इतने ज़्यादा अमाउंट में निकलती हैं कि ये गैसेज जो है अपनी एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन कराती हैं। और किस टाइप का पोल्यूशन कराती हैं, जो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं 12th क्लास की लास्ट यूनिट, क्या कराएंगे ये गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट कराएंगे। और मेन गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कराएगी वो क्या है, मीथेन है अपनी। ठीक है, सो दीज गैसेस कॉन्ट्रीब्यूट टू गैस और फ्लैटस इन द कोलोन। और जो हम फ्लैटस पास करते हैं या जो कैटल्स फ्लैटस पास करती हैं, उसका वो किस वजह से होता है, कोलोन में बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से होता है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी स्ट्रेस देके मैंने इस पार्ट को बताया था कि कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती है। ओके, नाउ फिर क्या फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, एक तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन कराती है, कुछ मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का, इन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कराती है। यानी कि जितनी भी चीज़ें बच गई, वाटर, ड्रग्स एंड मिनरल्स, इनका एब्जॉर्प्शन कराएगी। सेकेंड फंक्शन क्या है, म्यूकस सिक्रीट करती है। अब इस म्यूकस का लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम है, या तो फूड बोलस नहीं बनना, हमने ऊपर पढ़ा था कि फूड बोलस बनता है इसलिए म्यूकस की हेल्प लगती है, बट इसमें क्या रोल है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस का रोल है कि वेस्ट मटेरियल को एडहेयर करके रखना। ओके, वेस्ट मटेरियल को एडहेयर करना, यानी कि आपस में चिपका के एक बोलस फॉर्म में बनाना, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्यों बोलस में बनाना है, ताकि उसका इजी पैसेज हो सके एनस के थ्रू। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को टुगेदर पुट करता है और लुब्रिकेट करता है डाइजेस्टिव पैसेज को, ताकि उसका इजी पैसेज हो सके, इजीली डिफिकेशन हो सके अनडाइजेस्टेड फूड का। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया हमारा, जो हमारा अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस बच गए, उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, फेसेस बोलते हैं। ठीक है, ये फेसेस जो है ये एंटर करता है सीकम के अंदर। सीकम से लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन के ऊपर कौन सा वेल्व प्रेजेंट था, इलियोसिकल वेल्व। तो उस वेल्व से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले सीकम में जाएगा, सीकम से फिर फर्दर पार्ट ऑफ कोलोन में जाएगा। और ये वेल्व का क्या फंक्शन है, ये इस वेस्ट मटेरियल को वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, कैसे प्रिवेंट करेगा
ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, ओके। ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया सीकम। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इलियोसिकल वेल्व। अब जब फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला गया तो इसकी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराएगा, इसको वापस बैक फ्लो आने से कौन रोकेगा, इलियोसिकल वेल्व रोकेगा, ठीक है। सो इट इज टेम्परेरीली ए स्टोर हाउस। क्या, हमारा जो सीकम जो है वो एक टेम्परेरी स्टोर हाउस है, जब तक हम डिफिकेशन ना करें तब तक। तो डिफिकेशन से पहले जो फूड स्टोर होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, वो स्टोर हाउस का फंक्शन करता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट, ओके। तो अब हमारा हो गया डाइजेशन का पार्ट कंप्लीट। अब इस डाइजेशन के पार्ट को कंप्लीट होने के बाद में हमें एक समरी बनानी है कि किस पार्ट के अंदर किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि किस किस पार्ट का डाइजेशन हो रहा है, किस पार्ट का डाइजेशन हो रहा है। जैसे डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है माउथ से, तो सबसे पहले माउथ में क्या था हमारे पास में, सलाइवरी अमाइलेज, ओके। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज क्या था, क्या नाम था सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम, टाइलिन, ठीक है ना। टाइलिन पढ़ा था हमने, और टाइलिन एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। वो पीएच कितनी है, दैट पीएच इज 6.8। टाइलिन सिर्फ इसी पीएच पे काम करेगा। अब टाइलिन किस चीज पे एक्ट करता है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट कर सकता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब टाइलिन कार्बोहाइड्रेट पे कैसे एक्ट करेगा, क्या करेगा, टाइलिन स्टार्च का कन्वर्जन कराएगा। किस में करवाएगा स्टार्च का कन्वर्जन, टाइलिन स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में प्लस आइसोमाल्टोज में, ओके, एंड लिमिट डेक्सट्रांस। लिमिट डेक्सट्रांस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और पहले रिपीटेड क्वेश्चन भी है कि लिमिट डेक्सट्रांस, जो लिमिट डेक्सट्रान है वो कैसे बनते हैं, कौन से एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। तो जब टाइलिन यानी कि सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है स्टार्च पे, तो क्या बनते हैं, लिमिट डेक्सट्रांस बनते हैं। और जो टाइलिन है हमारा वो 30% ऑफ द स्टार्च, 30% ऑफ स्टार्च का क्या कराता है, डाइजेशन करा देता है, यानी कि 30% ऑफ स्टार्च माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। क्या कोई एंजाइम है जो प्रोटीन पे एक्ट कर रहा हो, सलाइवरी अमाइलेज यानी कि सलाइवरी जूस के अंदर कोई एंजाइम है जो प्रोटीन पे एक्ट कर रहा हो, नहीं होता। कोई एंजाइम है जो फैट पे एक्ट कर रहा हो, होता है। कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी लाइपेज, ओके। तो फैट के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, फैट, फैट के लिए क्या आता है, लाइपेज, लेकिन काफी स्मॉल अमाउंट के ऊपर होता है ये, ठीक है। कौन सा वाला लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज, सो लिंगुअल लाइपेज। ये क्या करेगा, किसका डाइजेशन कराएगा, फैट का डाइजेशन कराएगा। और फैट को किस में तोड़ेगा, ये फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारा माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलेज का। उसके बाद में क्या आता है हमारा, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना, क्योंकि अब फूड जाता है स्टमक के अंदर। सो सेकंड इज गैस्ट्रिक जूस। तो एक एरो पुट कर देंगे, एक लाइन पुट कर देंगे हम सेपरेट करने के लिए इन दोनों एंटिटीज को। सेकंड इज गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस भी एक स्पेशल पीएच के ऊपर काम कर रहा था। कौन सी पीएच थी वो, पीएच क्या होती है गैस्ट्रिक जूस की, 1.8, यानी कि हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट के ऊपर काम करता है। क्या कोई कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है गैस्ट्रिक जूस में, नहीं है। तो किसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं है। तो मेन डाइजेशन होता है किसका, प्रोटीन्स का, ओके। सो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा अपना गैस्ट्रिक जूस। अब प्रोटीन्स में कैसे कैसे कौन कौन से एंजाइम पढ़े थे हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक जूस के अंदर, पेप्सिनोजन, जिसको किस में कन्वर्ट करना है, पेप्सिन के अंदर। नाउ सबसे पहले पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेंगे, पेप्सिनोजन
इस पेप्सिनोजन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पेप्सिन के अंदर। इस पेप्सिन को कन्वर्ट करने के लिए, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करने के लिए कौन आएगा, HCl आएगा। ओके, इस पेप्सिन, अब ए पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करेगा। सो प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन, ये पेप्सिन एक्ट करेगा इन पे। और किस में तोड़ेगा प्रोटीन्स को, अभी क्या पढ़ा था हमने लास्ट रिएक्शंस में, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस के अंदर। ओके, सो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करेगा पेप्टोन प्लस प्रोटीएजेस के अंदर। फिर फर्दर और क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। HCl का क्या काम है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में। यहीं पे एक चीज और आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनिन। कौन सा एंजाइम, रेनिन, RENNIN, रेनिन। अगर डबल एन वाला रेनिन है तो किस में प्रेजेंट होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में। और अगर सिंगल एन वाला रेनिन है, RENIN, सिंगल एन वाला रेनिन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे किडनी में, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। ओके, सो गैस्ट्रिक जूस का प्रोटीन्स के ऊपर ये पार्ट होगा। क्या कोई पार्ट है जो फैट के ऊपर एक्ट करेगा, यस होता है, लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर होता है। सो फैट, फैट का कन्वर्जन कौन कराएगा, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, फैट के ऊपर एक्ट करेगा और फैट को किस में तोड़ देगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ एक्ट करेगा और फैट को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। तो ये हो गया हमारा गैस्ट्रिक जूस का पार्ट एंड सलाइवरी अमाइलेज का पार्ट। उसके बाद में आता है क्या, अब फूड कहाँ जाएगा, पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू एक्ट करेगा। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन सा एंजाइम था, काफी सारे एंजाइम्स थे जो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट को और न्यूक्लिक एसिड को, सभी को कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अब जो हम पार्ट करने वाले हैं उसमें आता है अपना पैंक्रियाटिक जूस। थर्ड वन इज पैंक्रियाटिक जूस। ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ये क्या करेगा, ये एक्ट करता है सारी चीज़ों पे। सारी चीज़ों का क्या मतलब है, यानी कि स्टार्च पे भी। फर्स्ट थिंग इज स्टार्च, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, ये माल्टोज में। ओके, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज, इसमें कन्वर्ट कर दिया। और इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए इसके पास में कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, अमाइलोप्सिन, अमाइलोप्सिन। देन प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन्स के लिए कौन कौन सा एंजाइम था, हमने क्या पढ़े थे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, और वो सब किसको कन्वर्ट कर रहे थे, किसमें, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर रहे थे। तो यानी कि हमारे जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन को कौन कौन से एंजाइम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, देन कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉलर पेप्टाइड्स के अंदर। नाउ इन पेप्टाइड्स को फर्दर तोड़ने के लिए हम जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उससे पहले क्या ये किसी फैट को भी डाइजेस्ट करता है, ऑब्वियसली फैट को भी डाइजेस्ट करता है पैंक्रियाटिक जूस। कौन से फैट को डाइजेस्ट करता है, किसके थ्रू करता है, बाइल के थ्रू करता है, बाइल सोल्ट्स के थ्रू। किस में कन्वर्ट कर देगा, एमल्सिफाई कर देगा, एमल्सिफाइड फैट में, एमल्सिफाइड फैट यानी कि स्मॉल फैट्स के अंदर। और उसको फर्दर हम किस में तोड़ेंगे, फिर डाइग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स के अंदर। नाउ फोर्थ पार्ट, और किसको कन्वर्ट करता है ये, और ये कन्वर्ट करता है आरएनए एंड डीएनए को, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को, आरएनए एंड डीएनए को। इनको किन में कन्वर्ट करता है ये,
सिंपलर राइबो एंड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो सो ये कन्वर्ट करेगा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में। कौन कन्वर्ट करेगा? न्यूक्लिएजेज। तो ये सारे किस में प्रेजेंट थे? हमारे पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। नाउ इसके बाद में हमारा फोर्थ एंड लास्ट पार्ट आता है। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट कौन सा जूस बच गया पैंक्रियाटिक जूस के बाद में? इंटेस्टाइनल जूस। ओके, सो फोर्थ वन इज इंटेस्टाइनल, जिसको क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस। ओके, सक्कस एंटेरिकस। जो सक्कस एंटेरिकस है वो किस पे एक्ट करता है और किस पीएच पे एक्ट करता है? सक्कस एंटेरिकस किस पीएच पे एक्ट कर रहा था? अपनी 7.8 पीएच पे। ओके, ये किस को कन्वर्ट करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा? सक्कस एंटेरिकस कन्वर्ट करेगा फर्स्ट तो माल्टोज। कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? माल्टेज एंजाइम, और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाएगा। देन वी हैव सुक्रोज, जिसपे सुक्रेज एक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा इसको? सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। एंड लैक्टोज को किस में करते हैं? लैक्टोज पे कौन सा एक्ट करेगा? लैक्टेज, और किस में कन्वर्ट कराएगा इसको? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर। ओके, ये सब हमने पढ़े थे। और एक और चीज जो हमें ऐड करनी है वो क्या है? डेक्स्ट्रिन्स। लिमिट डेक्स्ट्रिन्स पढ़े थे हमने, उसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? डेक्स्ट्रेज एंजाइम, और वो इसको किस में कन्वर्ट करेगा? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज में, यानी कि मल्टीपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर, मल्टीपल ग्लूकोजेज ये बनाएगा। इसके अलावा सक्कस एंटेरिकस में और क्या था? कौन से एंजाइम से जो प्रोटीन का डाइजेशन करा रहे हो? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन से एंजाइम थे अपने पास में? पेप्टिडेजेस। सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव पेप्टिडेजेस, जो क्या कर रहे हैं? प्रोटीन्स को सिंपलर अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये क्या है? अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा कौन से एंजाइम्स थे जो फैट यानी कि मोनोग्लिसराइड्स को तोड़ रहे थे? मोनोग्लिसराइड्स बना दी थी हमने, मोनोग्लिसराइड्स को किस में तोड़ेंगे? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। ओके, कौन सा एंजाइम आएगा? इंटेस्टाइनल लाइपेज एंजाइम आएगा। इसके बाद कौन से एंजाइम आते हैं? न्यूक्लियोसाइडेजेस। न्यूक्लियोसाइडेजेस क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट करेंगे न्यूक्लियोसाइड्स में। ओके, प्लस फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और इस न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट किया जाएगा किस में? पेंटोज प्लस नाइट्रोजन बेस के अंदर। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? न्यूक्लियोसाइडेज। सो ये एक समरी है जिसको हम जब कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस पढ़ लेंगे तो उसको इस फॉर्म में समराइज करेंगे। ओके, अब फूड का हो चुका है डाइजेशन, फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? फूड का एब्जॉर्प्शन कराना है। फूड को हमने बिल्कुल सिंपलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया, यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दी। हमारा पर्पस था कि फूड उस फॉर्म में चला जाए जहाँ से वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म बन सके, यानी कि अब हमें फूड को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, अब फूड को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यानी कि फूड को यूटिलाइज करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फूड सेल्स के अंदर जाएगा। अभी तो फूड अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें था, अब वहां से फूड को एब्जॉर्ब करके सेल्स अपने पास लेके जाएंगी। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है फूड का, ये किस तरीके से होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक तो मेथड हो गया
पैसिव मेथड। दूसरा मेथड क्या हो गया? एक्टिव मेथड। अब एक्टिव और पैसिव में से कौन से मेथड में एनर्जी कंज्यूम होगी? ऑब्वियसली एक्टिव मेथड के अंदर एनर्जी कंज्यूम होगी, यानी कि हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो अगर हम एनर्जी लगा रहे हैं, हम इतना एफिशिएंट काम कर रहे हैं कि हमें एनर्जी लगानी पड़े, तो हम ऐसी चीज़ के लिए एनर्जी लगाते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, या ऐसी चीज़ के लिए जो हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट हो। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उसके लिए एनर्जी लगाते हैं। तो यानी कि ग्लूकोज, उसके बाद अमाइनो एसिड्स एंड देन सोडियम आयन। इस टाइप की चीज़ों के लिए तो हम क्या करेंगे? एक्टिव प्रोसेस कराएंगे, यानी कि इनके यूटिलाइजेशन के लिए हम एनर्जी खर्च कर सकते हैं। और पैसिव प्रोसेस जो है, पैसिव प्रोसेस के अंदर आता है एक तो सिंपल डिफ्यूजन। ओके, सिंपल डिफ्यूजन किसका होगा? ग्लूकोज का, क्लोराइड आयंस का, अमाइनो एसिड्स का। और जो रिमेनिंग ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स बच जाएंगे उनको एक्टिवली एनर्जी खर्च करके बॉडी क्या करेगी? अपने पास रख लेगी एक्टिव प्रोसेस से। तो पहले पैसिव डिफ्यूजन, देन एक्टिव प्रोसेस। उसके अलावा सिंपल डिफ्यूजन के अलावा क्या आता है इसमें? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किन किन का होता है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है अपने ग्लूकोज का प्लस अमाइनो एसिड्स का। एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन की प्रोसेस है, जब डिफ्यूजन के साथ में एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। और ऑस्मोसिस किसका होता है? वाटर का। ओके, वाटर का क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। तो इन मेथड्स के थ्रू हम फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि जो केमिकल और मैकेनिकल हमने फोर्स लगा के फूड को तोड़ा है सिंपलर फॉर्म्स के अंदर, उस फॉर्म को अब हम सेल्स तक पहुंचाएंगे। अब उस सेल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, उस फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या प्रेजेंट है हमारे पास में? एपिथेलियल सेल्स। और एपिथेलियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कौन सी थी? म्यूकोजा। तो म्यूकोजा के यानी कि इनर मोस्ट पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके साथ में? जहाँ पे फूड डाइजेशन हो रहा था उस पार्ट के साथ में। तो वहां से वो इजीली उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो एब्जॉर्प्शन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि सिंपल डिफ्यूजन की फॉर्म में हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की फॉर्म में हो सकता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में हो सकता है। इन तीन मेथड से पैसिवली हो सकता है, एक मेथड से एक्टिवली हो सकता है। अब एग्जिट साइट यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कैसे फूड एब्जॉर्ब होगा, उसका एब्जॉर्प्शन का देखते हैं। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है? फूड बिल्कुल सिंपलर पार्टिकल्स में हमने तोड़ दिया है, यानी कि it will absorb 90% of the nutrients and water. 90% of nutrient and 90% of water का absorption किस पार्ट में हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में हो जाएगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। नाउ सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हमने किस फॉर्म में तोड़ दिए हैं? मोनोसैकेराइड की फॉर्म में तोड़ दिए हैं। मोनोसैकेराइड क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसैकेराइड्स क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड बोलते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट एंटर करेगा सेल के अंदर। कहाँ से एंटर करेगा? एपाइकल मेम्ब्रेन से। ओके, किस डिफ्यूजन से? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। और जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे रह जाएंगे, यानी कि ग्लूकोज है, कुछ हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अगर बाहर रह गए तो उसको हम कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, यानी कि अब एटीपी का यूज करके एनर्जी को खर्च करके और फिर उस रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट को जो है यूटिलाइज करा जाएगा अंदर सेल में पहुंचाने के लिए। उसके बाद में फंक्शन आता है कि फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो जैसे ग्लूकोज का यानी कि मोनोसैकेराइड्स का हो रहा था, ऐसे ही फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो फ्रक्टोज जो है इसको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। कौन से डिफ्यूजन के थ्रू? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। अब फ्रक्टोज को, ग्लूकोज को, गैलेक्टोज को, इनको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, किसके थ्रू? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो फ्रक्टोज को हमने लिया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, एंड ग्लूकोज को एंड गैलेक्टोज को हमने लिया है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू।
उसके बाद में आता है कि कुछ आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। वो आयन चैनल्स क्या करते हैं, इजीली एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प कराते हैं, ताकि जो पार्ट है, जो हमारे बॉडी का पार्ट है, वो उस सिंपलेस्ट फॉर्म को इजीली एब्जॉर्ब कर सके। उसके लिए कुछ आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं। ओके, जैसे ग्लूकोज के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, ग्लूकोज के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या प्रेजेंट है, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर क्या करता है, अपाइकल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। किसके अपाइकल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, विलाई के अपाइकल सरफेस के ऊपर। और ये क्या करेगा, इजीली सोडियम का और ग्लूकोज का सिम्पोर्ट करवा सकता है। सिम्पोर्ट का मतलब होता है, मान लो ये सेल है, ये सेल के अंदर अगर दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कौन कौन से दो मॉलिक्यूल्स, सोडियम मॉलिक्यूल एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिम्पोर्ट बोलेंगे। तो ये एक्टिवली सिम्पोर्ट हो सकते हैं सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर के थ्रू। ओके, एंड this sodium glucose importer, it is maintained by, it is mediated by the glucose transporter। और glucose transporter को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, GLUT। GLU is for glucose and T is for transporter, glucose transporter। तो एब्जॉर्ब कराने के लिए हमारे सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर हैं, और इसको डिफ्यूज आउट करने के लिए क्या है हमारे पास में, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। कहाँ पर प्रेजेंट है, बेजोलेटरल सरफेस के ऊपर, बेजोलेटरल सरफेस ऑफ द विलाई। सो सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर एंड सोडियम यानी कि ग्लूट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इनके थ्रू क्या होगा, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर आता है लिपिड्स को कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, हमने ग्लूकोज को तो एब्जॉर्ब कर लिया, फ्रक्टोज को एब्जॉर्ब कर लिया, लिपिड्स का क्या होगा, लिपिड्स का भी एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन लिपिड क्या है, वाटर सोल्यूबल नहीं है। लिपिड के साथ में जो एक प्रॉब्लम आएगी वो क्या है कि लिपिड्स आर नॉट वाटर सोल्यूबल, बट लिपिड इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं। डिफ्यूज को क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो भी किसकी बनी हुई है, लिपिड की। तो जो सेम टाइप के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, डिफ्यूजन करा सकते हैं। सो लिपिड जो हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड वाया सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि उनके लिए डिफ्यूजन आसान है, क्योंकि मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी हुई है, तो लिपिड इजीली डिफ्यूज कर जाएंगे उस मेम्ब्रेन में। नाउ फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स, ये कहाँ एंटर करेंगे, अपने एंटीरोसाइड्स। एंटीरोसाइड्स यानी कि जो गट की जो सेल्स हैं हमारी, यानी कि इंटेस्टाइन की सेल्स के अंदर सिंपल डिफ्यूजन से एंटर कर गए। अब उन सेल्स से इनको कैसे फर्दर पूरी बॉडी में पहुंचाया जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा कि ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, लिपिड्स आर नॉट वाटर सोल्यूबल। तो इनको क्या करेंगे, इनको स्पेशली पैक किया जाता है। उस पैकेजिंग में क्या यूज होता है, कोलेस्ट्रॉल यूज होता है। सो दे आर स्पेशली पैक्ड विद द कोलेस्ट्रॉल्स, और किस में कन्वर्ट किया जाएगा इनको, काइलोमाइक्रोन्स में। ठीक है, उस पैकेजिंग मटेरियल को क्या बोलेंगे हम, काइलोमाइक्रोन। इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की कवरिंग बना के इनको पैक किया जाएगा और काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट किया जाएगा। और इन काइलोमाइक्रोन को फिर फर्दर हम क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, यानी कि इस काइलोमाइक्रोन को ब्लड के थ्रू सर्कुलेट किया जाएगा। नाउ इसके बाद क्या आता है अपना प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के साथ क्या होगा, प्रोटीन्स को प्रोटोलाइटिक एंजाइम ने सिंपलर अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ दिया। ठीक है, अब उस अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करेंगे और इसका एब्जॉर्प्शन होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जब पैसिव डिफ्यूजन खत्म हो जाएगा तो किसके थ्रू करेंगे, क्योंकि अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट पार्ट है। अमाइनो एसिड से हमें नाइट्रोजन बेसिस बनाने हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स बनाने हैं, मसल बिल्टअप करनी है, तो इन सबको क्या करेंगे, बॉडी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती है, सेल के अंदर लेती है एनर्जी खर्च करके। फिर वाइटामिन्स, वाइटामिन्स भी हमारे लिए जरूरी हैं। तो वाइटामिन्स का पहले सिंपल डिफ्यूजन होता है, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कौन कौन से वाइटामिन्स हैं जो फैट सोल्यूबल हैं, ADEK, multiple time repeated question। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स ADEK, एंड वाटर सोल्यूबल में कौन से आएंगे, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स कौन से हैं, B एंड C आर वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स, A, D, E and K they are fat soluble vitamins। अब विटामिन्स हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन कराना हमें। ठीक है, तो इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, मीसेल्स के थ्रू, एंड दे आर पैसिवली एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, शुरू में तो पैसिवली एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन जब पैसिव डिफ्यूजन खत्म हो जाएगा तो इसको एक्टिवली एब्जॉर्ब किया जाएगा। सो शुरुआत में होगा सिंपल डिफ्यूजन, एंड लेटर जब सिंपल डिफ्यूजन की वजह से फिर भी कुछ विटामिन्स बच जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, हम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे।
फिर क्या आता है अपना, किस में एब्जॉर्प्शन कराएंगे हम, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, जब काइम क्या है अपना, जो लास्ट मटेरियल हमने पास किया था ना स्टमक से निकल के और इंटेस्टाइन के अंदर जाने लग रहा था, तो जब वो काइम जब इंटेस्टाइन से भी होता हुआ इलियोसिकल वॉल पे आता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जब सीकम वाला जंक्शन के ऊपर जो वॉल है वहां पर आता है, तो वहां से वो चला जाएगा किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या पढ़ा था हमने अभी, कि मोस्ट ऑफ द वाटर का एब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें कोई डाइजेशन एक्टिविटी नहीं होती, मेनली एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसमें से वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, जिसमें से एक फिनोमिना क्या है, होस्ट्रल चर्निंग। जैसे चर्निंग मूवमेंट हुई थी हमारे किसमें, स्टमक के अंदर, ऐसे ही जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें होस्ट्रे प्रेजेंट होते हैं। हम लार्ज इंटेस्टाइन को कैसे बनाते हैं, इस वे से बनाते हैं। तो ये क्या है, ये जो फोल्डिंग्स हैं इनको क्या बोलते हैं हम, होस्ट्रे। ओके, ये होस्ट्रे यानी कि जो सेगमेंट्स बने हुए हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ये क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे इनकी मसल्स का। सो इट इज़ ए स्लो सेगमेंटिंग मूवमेंट दैट मूव द कंटेंट बाय द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। अब ये जब मूवमेंट करेगा तो जब यहाँ से कंस्ट्रिक्शन होगा तो फूड पार्टिकल इधर मूव कर जाएगा, फिर यहाँ से आगे मूव करेगा, फिर यहाँ से आगे मूव करेगा। तो इस तरीके से ये होस्ट्रल चर्निंग से फूड को, रिमेनिंग कंटेंट को मिक्स करते हैं और उसकी मूवमेंट कराते हैं। सिमिलर पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी जैसी हमारे इसोफेगस के अंदर हो रही थी, सेम वैसी ही पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी यहाँ भी होगी। ये भी क्या करेगी, लेंथ के अलोंग कंटेंट को मूव कराएगी। ये सेगमेंट टू सेगमेंट मूव करा रहा था होस्ट्रल चर्निंग, और ये कंप्लीट लेंथ के अलोंग मूव कराएगी पेरिस्टाल्सिस। कौन कौन सी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। फर्स्ट लेक्चर हमारा जो हमने पढ़ा था उसके अंदर देखा था। उसके बाद में आता है मास पेरिस्टाल्सिस। मास पेरिस्टाल्सिस का क्या मतलब है, यानी कि जब स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्सिस, सब लोग मिलके पेरिस्टाल्सिस करें, स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक वेव जो कहाँ से बिगिन करती है, मिडल ऑफ द कोलोन से बिगिन करती है, एंड क्या करेगी, कंटेंट को कोलोन से लेके रेक्टम में लेके जाएगी। ओके, रेक्टम क्या था हमारा, लास्ट वाला पार्ट था सिग्मोइड के बाद में। तो जो रेक्टम है उसके अंदर फूड कैसे जाता है, वेस्ट मटेरियल कैसे जाता है, मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, और यही जो है अर्ज फॉर डिफिकेशन जनरेट करती है। फीसिस क्या था, फीसिस है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जिसके अंदर बैक्टीरिया, म्यूकस एंड डेड सेल्स प्रेजेंट है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जिसमें बैक्टीरिया, म्यूकस एंड डेड सेल्स प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, फीसिस बोलते हैं। अब इस कंप्लीट एब्जॉर्प्शन की एक समरी पढ़ते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन से पार्ट में किस चीज़ को हमने एब्जॉर्ब किया। अभी तक तो हमने पूरा समझ लिया, अब हम इसको एक कंसाइज फॉर्म में याद करने के लिए ये टेबल बना रहे हैं ताकि हमें ये पता रहे कि कौन से जगह पे किस पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हुआ। तो माउथ, सबसे पहले आते हैं माउथ पे। माउथ में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, देखो जो रिपीटेड क्वेश्चन क्या है वो क्या है, सर्टेन ड्रग्स का। कुछ ड्रग्स होती हैं जो हमारी जीभ के नीचे रखते हैं, हम टंग के नीचे प्लेस करते हैं, क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, माउथ से ही हो जाता है। तो सर्टेन ड्रग्स का जो किसके कॉन्टेक्ट में आती है, म्यूकोजा ऑफ माउथ के कॉन्टेक्ट में आती है, उनका वहीं से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसलिए उनको कहाँ रखा जाता है, लोअर साइड ऑफ टंग पे। कहाँ रखा जाता है, लोअर साइड ऑफ टंग पे। तो ये क्वेश्चन है कि माउथ में कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं होता, सही स्टेटमेंट है। कहाँ पर होता है, जो म्यूकोजा है माउथ की लोअर साइड ऑफ टंग पे वहाँ पर होता है, और वो वहाँ से एब्जॉर्ब होकर किस में चली जाएंगी, वो ड्रग्स ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी। ठीक है, फिर जाते हैं हम स्टमक के अंदर। स्टमक में किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, स्टमक में हमारा एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का। तो सबसे पहले वाटर का एब्जॉर्प्शन, फिर सिंपल शुगर्स, देन अल्कोहल। अल्कोहल इज मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन कि कौन से पार्ट में अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो अल्कोहल है उसका एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक के अंदर ही हो जाता है, उसको किसी आगे पार्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जाते नहीं है अल्कोहल, लेकिन मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन अल्कोहल का क्या हो जाता है, स्टमक के अंदर ही हो जाता है। देन वी हैव अपना प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन ऑर्गन दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, मेन एब्जॉर्प्शन का होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इसीलिए इस पैराग्राफ में सबसे बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन को ही दिखाया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन के लिए, सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। उसके बाद में जितने भी डाइजेस्टेड पार्टिकल्स थे उनको सिंपलर फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स एंड अमाइनो एसिड्स, ओके, इनमें तोड़ के और उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। कौन एब्जॉर्ब करेगा, म्यूकोजा।
कहाँ लेके जाएगा उसको, ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेके जाएगा, और इनसॉल्युबल यानी कि फैटी एसिड्स वगैरह को लिम्फ के अंदर लेके जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फ में कौन जाता है, फैटी एसिड जाते हैं। अब इस फैटी एसिड को समझने के लिए हमें वापस से जाना पड़ेगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें हमारे पास में क्या प्रेजेंट थे, स्मॉल कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। ओके, दी स्मॉल कैपिलरीज कहाँ से बनी है, ये आर्टरी और वेन से मिलके बनी है। आर्टरी और वेन जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं, कैपिलरीज बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से आर्टरी गई, इधर से वेन गई, और ये मिलके क्या बनाया, यहाँ पे इन्होंने कैपिलरी बनाई। अब इन कैपिलरी के बीच में हमें क्या दिख रहा है कि येलो कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये येलो कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये येलो कलर स्ट्रक्चर क्या है, इस येलो कलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लैक्टियल। इस लैक्टियल का फंक्शन क्या है कि जो वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, यानी कि ये लैक्टियल लिम्फ में ड्रेन करता है। ओके, और किसको ड्रेन करेगा, फैट को। वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करके और उनको लिम्फ के अंदर ड्रेन करेगा। ये फंक्शन किसका है, लैक्टियल्स का फंक्शन है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो क्या है, क्रिप्ट्स। ये जो हमारी विलाय है, इस विलाय का एक पोर्शन है जो इस बेस लाइन से नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, इस बेस लाइन से नीचे जा रहा है। ये जो नीचे जो पोर्शन जा रहा है ये क्या बना रहा है, हमारा एक क्रिप्ट बना रहा है, यानी कि गड्ढा बना रहा है। इस क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस क्रिप्ट, जिसके ऊपर मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। इस क्रिप्ट को हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकून। इसको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकून। ओके, सो इसको लेबल करना और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो लेबल करना पूछा जाएगा कि ये कौन सा क्रिप्ट है, क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकून, या फिर ये पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ विलाय। तो विलाय का कौन सा पार्ट हुआ, क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकून। ओके, अब हम फिर से अपनी टेबल पर चलते हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन की समरी। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन हमने देख लिया, उसके बाद हम जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती, मेनली एब्जॉर्प्शन ही होता है किसका, रिमेनिंग वाटर का, रिमेनिंग मिनरल्स का और रिमेनिंग ड्रग्स का। तो इन तीन चीज़ों का, वाटर का, मिनरल्स का एंड ड्रग्स का। तो जो एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन पर हमने ऑलरेडी स्टार मार्क लगा दिया है। क्या क्या है, म्यूकोजा से एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें अल्कोहल का स्टमक से एब्जॉर्प्शन होता है, और माउथ के अंदर लोअर साइड ऑफ टंग से म्यूकोजा के अंदर कैपिलरीज में एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, फिर हम आते हैं एब्जॉर्प्शन के बाद में कि ये चीज़ें तो थी जब डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम कर रहा था, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा था। क्या हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से अपना काम ना करे, जिस ऑर्गन को जो काम दिया गया है वो ऑर्गन उस काम को ना करे, तो उस केस में क्या होगा, उस ऑर्गन का माल फंक्शन हो जाएगा। यानी कि कोई किसी एक डिसऑर्डर को, वो ऑर्डरली फंक्शन नहीं कर रहा तो एक डिसऑर्डर को जनरेट करेगा, वो एक डिजीज को जनरेट करेगा। सो उसी टाइप के डिसऑर्डर्स हमें पढ़ने हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई ऑर्गन या कोई फंक्शन नहीं हो रहा ढंग से, तो वो कौन सा डिसऑर्डर कोज करेगा और उसका कैसे हमें क्या सिम्टम्स मिलेंगे, क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले आते हैं हम जॉन्डिस पे। जॉन्डिस हम सब ने देखा होगा। जॉन्डिस में क्या हो जाता है, येलो कलर का, सब कुछ येलो कलर का हो जाता है, पूरी बॉडी हमारी येलो हो जाएगी, स्किन येलो हो जाएगी, यूरिन येलो पास होगा और येलो कलर स्टूल पास होगा। तो जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस होता है जब हमारा लीवर इफेक्ट होता है। किस चीज़ की वजह से होता है, लीवर इफेक्ट होता है। लीवर क्या सिक्रीट कर रहा था, बाइल सिक्रीट कर रहा था। बाइल कंसंट्रेट कहाँ हो रहा था, गोल ब्लैडर के अंदर हो रहा था। यानी कि जॉन्डिस इज अ डिजीज ऑफ बाइल जिसमें हमारा लीवर इफेक्ट होता है। अब जॉन्डिस के सिम्टम क्या क्या आएंगे, अगर जॉन्डिस हमारी बॉडी में हो गया तो जॉन्डिस के क्या सिम्टम आएंगे। सबसे पहला सिम्टम आएगा स्किन के अंदर। स्किन कैसी हो जाएगी हमारी, येलोइश डिस्कलरेशन। आईज में, आईज कैसी हो जाएंगी, येलो, यानी कि हमारी स्किन एंड आई दोनों कैसे कन्वर्ट हो जाएंगी, येलो। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जॉन्डिस के अंदर किस टाइप का डिस्कलरेशन हमें मिलता है, येलोइश डिस्कलरेशन मिलता है। और येलोइश डिस्कलरेशन क्यों मिलता है, क्योंकि इन सारी जगह पे हमारा क्या डिपॉजिट हो गया है, बाइल पिगमेंट्स डिपॉजिट हो गए हैं। ओके, बाइल पिगमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, स्किन का कलर येलो हो जाएगा, आईज का कलर येलो हो जाएगा। दूसरी डिजीज है वोमिटिंग। तो वोमिटिंग भी हम ऑलमोस्ट सभी ने वोमिटिंग एक्सपीरियंस करी होगी, या तो जब हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तब वोमिटिंग एक्सपीरियंस करते हैं, या किसी ऐसे फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस को देख के वोमिटिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। सो वोमिटिंग क्या है, इट इज़ द इजेक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ स्टमक
ओके, जो स्टमक के कंटेंट हैं आइडियली वो बाहर नहीं आनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमारा गैस्ट्रिक स्फिंक्टर प्रेजेंट था, लेकिन वो वापस आ जाते हैं क्योंकि गैस्ट्रिक स्फिंक्टर ढंग से काम नहीं कर रहा, गैस्ट्रिक स्फिंक्टर ओपन हो गया है और वो अब इजेक्ट कर रहा है स्टमक के कंटेंट को, और स्टमक का कंटेंट बाहर किससे आएगा, माउथ से आएगा। अब वोमिटिंग से पहले एक फीलिंग होती है जब जिसमें हमें पता चल जाता है कि हाँ अभी बस वोमिट होने वाला है, कुछ मिनट्स पहले स्टार्ट हो जाती है वो फीलिंग। उस फीलिंग को क्या बोलते हैं, नोजिया बोलते हैं। सो नोजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग, वोमिटिंग से कुछ मिनट्स पहले हमें नोजिया एक्सपीरियंस हो जाता है, कभी मिनट्स पहले कभी सेकंड्स पहले, लेकिन नोजिया का एक्सपीरियंस हमें होता है, पता चल जाता है कि वोमिट होने वाला है। सो उस कंडीशन को बोलते हैं नोजिया। फिर आता है थर्ड डिजीज जो है हमारी, थर्ड डिसऑर्डर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है हमारा डायरिया। डायरिया में क्या होता है कि एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि नॉर्मली स्टूल मूवमेंट या बाउल जो होता है हमारा बाउल मूवमेंट दिन में 2 बार हो रही है या 3 बार हो रही है, लेकिन इसमें मोर देन 3 टाइम्स ए डे होगी। ओके, मोर देन 3 टाइम्स ए डे हमारी बाउल मूवमेंट होगी, और जो फीसेज हम पास कर रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, यानी कि लिक्विडिटी होगी। सो मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज पास्ड अलोंग विद द फीसेज। तो जो फीकल डिस्चार्ज कर रहे हैं उसके अंदर एक तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है उसकी, और उसके अंदर लिक्विड कंटेंट ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन है हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो कम हो जाएगा और फीकल डिस्चार्ज ही होता रहेगा, यानी कि इंपॉर्टेंट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारा अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, इतनी मेहनत करके बॉडी ने जिनको तोड़ा है उनको एब्जॉर्ब होना चाहिए था, वो एब्जॉर्ब ना होके एज इट इज स्टूल के अंदर यानी कि फीसिस के अंदर निकल रहे हैं। इसी के जस्ट अपोजिट जो डिजीज होती है वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, जैसे उसके अंदर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई थी, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि इररेगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी। सो फीसिस आर रिटेन्ड, उसमें डायरिया में फीसिस क्या हो रहे थे, फ्रीक्वेंटली पास हो रहा था, इसमें क्या होगा, फीसिस रिटेन हो जाएगा। कहाँ पर रिटेन होगा, कोलोन में रिटेन होगा, और कोलोन में रिटेन होगा तो क्या करेगा, एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, है ना। सो बाउल मूवमेंट जो है वो अपनी इररेगुलर हो गई है। बाउल मूवमेंट कैसी हो गई है, इररेगुलर हो गई है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। फिर आता है इंजेशन। इंजेशन का क्या मतलब है कि फूड हमने लिया वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाया, यानी कि कोई ना कोई चीज़ थी जो उसको डाइजेस्ट करा रही थी, यानी कि हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाए, टाइमली रिलीज नहीं हुए, ठीक है, डिसिंक्रोनाइज्ड वे में रिलीज हुए, फूड बहुत पहले आ गया वो बहुत लेट रिलीज हो रहे हैं, इस टाइप से। सो उसमें क्या होगा, इंजेशन होगा। नाउ इनडाइजेशन के अंदर क्या होता है, इट विल लीड्स टू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस, कंप्लीटली फुलफिल्ड फील होता है कि अब और कुछ खाने का मन नहीं है। दिस कोज द कोजेज ऑफ इनडाइजेशन, इनडाइजेशन के कोज क्या क्या है, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, यानी कि उतना एंजाइम सिक्रीट ना हो जितना हमने फूड खाया, या फिर हम किसी एंजाइटी में हो, होता है ना एग्जाम से पहले वाले दिन इनडाइजेशन हो जाता है। देन कोई फूड पॉइजनिंग हो गई हो, यानी कि हमने कोई ऐसे इन्फेक्शियस फूड खा लिया जिसके अंदर कोई इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, या फिर ओवर ईट कर लिया हो, या फिर कोई स्पाइसी फूड, ओके, स्पाइसी फूड ईट किया हो हमने, तो ये सब चीज़ें क्या कर सकती हैं, इनडाइजेशन कर सकती हैं। ये क्या है, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में क्या हुआ, हमारा फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो उसमें क्या होगी, फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी। और इसके रीजन क्या हो सकते हैं, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। इनएडिक्वेट एंजाइम रिलीज हुआ, या कोई एंजाइटी थी हमें, या फूड के अंदर कोई इन्फेक्शन था, या फूड बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, या फूड को ओवर ईट कर लिया गया। ये सब क्या है, डिसऑर्डर्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जो एनसीईआरटी ने रिसेंटली ऐड किया है, जिससे हाईली लाइकली चांसेस हैं कि अगर डाइजेशन चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो डाइजेशन चैप्टर से क्वेश्चन पैम से जरूर आएगा। सो व्हाट इज पैम, पैम है क्या, पैम की फुल फॉर्म होती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ओके, अब वर्ड में क्या क्लियर है हमारा कि एक तो प्रोटीन और एक एनर्जी, इन दोनों का हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट नहीं है, इनका माल न्यूट्रिशन हो रहा है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन की सप्लाई ना हो पाना। सो प्रोटीन और एनर्जी प्रॉपर फॉर्म में नहीं आ रहे। अब कैसे कैसे नहीं आएंगे, वो किस चीज़ की वजह से नहीं आ सकते, एक तो क्या हो सकता है कि डाइट के अंदर ही हमारे में प्रोटीन और एनर्जी ना हो, है ना, तो डाइटरी डेफिशिएंसी, किस चीज़ की डाइटरी डेफिशिएंसी, प्रोटीन्स की डाइटरी डेफिशिएंसी, एंड फूड के अंदर कैलोरी की, कैलोरी क्या होती है, एनर्जी होती है, टोटल फूड कैलोरी की डेफिशिएंसी। सो डाइटरी डेफिशिएंसी जो है वो मेन कारण है पैम डेवलप होने का।
डाइटरी डेफिशिएंसी इज द मेन कॉज ऑफ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, क्योंकि इतनी ज़्यादा कुछ कंट्रीज हैं जिनके अंदर इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है कि वो उस क्वालिटी ऑफ फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते जिसमें प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोटीन हो, प्रॉपर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रॉपर क्वांटिटी में फैट हो। तो उनके पास में इतने पैसे नहीं, इतनी पॉवर्टी है उस जगह पे कि वो एक प्रॉपर डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से क्या होता है, डाइटरी डेफिशिएंसी होती है। अब डाइटरी डेफिशिएंसी कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर मेनली मिलती है? डाइटरी डेफिशिएंसी मिलती है अपने को साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, यानी कि इंडिया में भी। इसी में कौन सा पार्ट भी आ गया? इंडिया। देन वी हैव साउथ अमेरिका, देन वी हैव वेस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल अफ्रीका। सो मेनली साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, इन सब के अंदर अपने को क्या मिलता है? डाइटरी डेफिशिएंसी मिलती है। अब इस डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, देयर इज ए लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो माल नरिश्ड रह जाती है, प्रॉपर फूड उनको नहीं मिल पाता, प्रोटीन और कैलोरी प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाते। अब ये प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन किस किस टाइम पे स्पेशल कॉजेज की वजह से हो सकता है, जैसे कि कोई ड्रॉट हो गया, यानी कि बहुत लंबे टाइम के लिए बारिश नहीं, सूखा पड़ गया, जो एग्रीकल्चर है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर फूड प्रोड्यूस नहीं होगा, तो जो पॉवर्टी वाले पीपल हैं उनको वो फूड नहीं मिलेगा। सेकंड हो गया फेमाइन, लंबे टाइम के लिए कोई किसी जगह के ऊपर कोई फेमाइन आ गया, या फिर कोई पॉलिटिकल टर्मोइल, जैसे हम रीसेंट एग्जांपल देख सकते हैं श्रीलंका का पॉलिटिकल टर्मोइल। देन प्रीवियसली हमने अपनी हिस्ट्री में अगर देखें तो ऐसा कब कब हुआ है कि हमें प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन देखने को मिला हो, इन सब चीज़ों की वजह से, ड्रॉट, फेमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से। तो ऐसा एक बार हुआ था किसमें? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कब हुआ था ये? जब लिबरेशन वॉर स्टार्ट हुआ था, लिबरेशन वॉर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। और दूसरा एग्जाम्पल इसका इथोपिया, इथोपिया में भी कब हुआ था? जब सीवियर ड्रॉट आया था मिड 80s के अंदर। तो दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, एक तो बांग्लादेश का, एक इथोपिया का। इथोपिया में तो मिड 80s में जब सीवियर ड्रॉट आया था तब, और बांग्लादेश में जब लिबरेशन वॉर स्टार्ट हुआ था। सो ये प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन जो है ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को और इन्फेंट्स को। ओके, इन्फेंट्स को एंड चिल्ड्रंस को, यानी कि 1 साल से कम बच्चे को और चिल्ड्रंस को, थोड़े से उससे ऊपर वाले बच्चों को। और ये दो टाइप की कंडीशन प्रोड्यूस करता है। एक कंडीशन को हम बोलते हैं मेरास्मस और दूसरी कंडीशन को हम बोलते हैं क्वाशोरकर। ठीक है, दो कंडीशंस इसकी वजह से जनरेट होती है, मेरास्मस एंड क्वाशोरकर। अब क्या है मेरास्मस और क्वाशोरकर, इसको समझते हैं। मेरास्मस एंड क्वाशोरकर को समझने के लिए हमें सबसे पहले हम दो डायग्राम बनाएंगे। ओके, कि क्या होता है मेरास्मस और क्या होता है क्वाशोरकर। चलो अच्छे से समझते हैं इसको। एक डायग्राम हम बनाएंगे किसका? मेरास्मस का। मेरास्मस के अंदर क्या होता है, सिंपल डायग्राम बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मल लाइन डायग्राम बनाते हैं। ये एक बच्चा दिखाया हुआ है। ओके, ये बच्चा सैड है। सैड क्यों है? क्योंकि इसको क्या हुआ है? मेरास्मस हुआ है। एक तो हमने बनाया है ऐसे, दूसरी साइड भी हम एक बच्चा बनाएंगे जो क्वाशोरकर का होगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों डायग्राम को ऐसे बनाने का जो रीजन है वो समझते हैं। सबसे पहले आते हैं मेरास्मस पे। मेरास्मस के हेयर देखो, मेरास्मस वाले बच्चे के जो हम हेयर्स बनाएंगे वो इस टाइप से बनाएंगे, यानी कि इसके हेयर जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल हेयर्स। लेकिन इस बच्चे का जो लुक है वो कैसा आ रहा है? सैड है बच्चा, और इस लुक को बोलते हैं ओल्ड मैन लुक, ओल्ड मैन लुक या फिर ओल्ड मैन अपीयरेंस। दूसरा, इसके लिम्स देखो, जो इसके हाथ और हमने पैर बनाए हैं वो कैसे हैं? थिन। सो थर्ड थिंग क्या है इसमें? थिन लिम्स, थिन लिम्स। एंड क्या इसके बैली पे कोई फैट है? कोई फैट नहीं दिख रहा, यानी कि नो मसल और नो फैट। सो लिटिल मसल एंड
लिटिल फैट। बच्चा बिल्कुल, मैरास्मस का मतलब है कि बिल्कुल मरने वाला है बच्चा। ओके, सो उसके अंदर लिटिल मसल्स हैं, थोड़ी सी मसल्स प्रेजेंट है, थोड़ा सा फैट प्रेजेंट है, लिम्स बिल्कुल थिन हो रखे हैं, बच्चे का लुक बिल्कुल, बच्चा सैड है, ओल्ड मैन लुक है, और लेकिन हेयर्स उसके नॉर्मल हैं। हेयर्स डिफरेंशिएटिंग फीचर है, हेयर्स अगर उसके नॉर्मल है तो क्या होगा, मैरास्मस है। दूसरी साइड में हम क्या देखते हैं, दूसरी साइड में जो हमारा बच्चा है उसमें क्या होगा, वो भी सैड है क्योंकि दिक्कत तो उसमें भी है, लेकिन उसमें क्या क्या दिक्कत है, हेयर्स। इसके जो हेयर्स होंगे वो होंगे स्पार्स हेयर्स। ओके, कैसे हेयर्स होंगे, स्पार्स हेयर्स। जो फेस होगा, फेस भी स्वोलन होगा, और स्वोलन फेस को क्या बोलते हैं हम, मून फेस। ओके, और इसमें बच्चा अपनी सराउंडिंग से कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा, किसी से कुछ बोलना नहीं चाह रहा, बस रो रहा है, बैठा हुआ है, इस टाइप का बच्चा में मिलेगा। अब देखो इसकी जो स्किन मिलेगी, स्किन कैसी होगी, फ्लेक्स होंगे स्किन के ऊपर, क्योंकि ड्राई स्किन है तो उसके ऊपर क्या मिलेंगे, फ्लेक, फ्लेक, फ्लेकी स्किन। देन अगर उसका एब्डोमेन देखें हम तो ये क्या है, स्वोलन, सो स्वोलन एब्डोमेन। उसके बाद इसके हाथ और अगर पैर देखें तो उसके ऊपर क्या दिख रहा है हमें, वहां पे भी क्या दिख रही है, स्वेलिंग दिख रही है। सो मसल्स थिन है लेकिन उसके अंदर क्या है, फैट इज प्रेजेंट। तो यहाँ दोनों चीजों क्या दिख रहा है हमें कि फैट इज प्रेजेंट, लेकिन मसल्स फिर भी थिन है, यानी कि बच्चे के अंदर दिक्कत तो अभी भी है। अब क्या कह रहे हैं इसमें कि जो मेरास्मस और क्वाशोरकर है उसके अंदर क्या होता है, जो मेरास्मस का बच्चा है उसके अंदर तो दोनों चीजों की, लेस देन 1 ईयर चाइल्ड, लेस देन 1 ईयर चाइल्ड जिसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, प्रोटीन्स आर लो, प्लस कैलोरी, कैलोरी भी लो हो, उसको तो क्या बोलेंगे, मेरास्मस का बच्चा है, जिसमें ड्राई स्किन होगी, थिनिंग होगी, लिम्स थिन होंगे, हेयर्स जो है वो नॉर्मल रहेंगे। और दूसरी साइड में क्या रहेगा अपने पास में, जो क्वाशोरकर का बच्चा है, क्वाशोरकर के बच्चे में क्या होगा कि उसकी डाइट के अंदर कैलोरी की डेफिशिएंसी होगी। ओके, कैलोरिक डेफिशिएंसी होगी क्वाशोरकर के अंदर, लेकिन मदर्स मिल्क उसको मिल रहा है, ठीक है, उसको यानी कि उसको कुछ कुछ पार्ट तो मिल रहा है, लेकिन कुछ पार्ट में अभी भी कमी है, तो उसके अंदर प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी नहीं होगी, उसमें मेन कमी होगी प्रोटीन की। ओके, सो प्रोटीन इज लो but calorie content is normal or slightly reduced, slightly reduced। तो कैलोरी या तो नॉर्मल होगी या स्लाइटली कम होगी, लेकिन मेन डेफिशिएंसी होगी प्रोटीन की। इसमें बच्चा कितना होगा, लेस देन 1 ईयर का, क्योंकि कॉमनली क्वाशोरकर एंड मेरास्मस किस में होती है, लेस देन 1 ईयर के अंदर ही होती है। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स को समराइज करेंगे कि मेरास्मस और क्वाशोर के अंदर क्या क्या होता है, कि क्या मेरास्मस के अंदर होता है, क्या क्वाशोरकर के अंदर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, मेरास्मस का फर्स्ट पॉइंट क्या है, नॉर्मल हेयर। ओके, नॉर्मल हेयर। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, ओल्ड मैन लुक। थर्ड पॉइंट क्या होगा, अंडरवेट। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, मसल्स कैसी थी, थिन मसल्स, तो थिनिंग ऑफ लिम्स। फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया हमारा, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली क्या हो गया उसके अंदर, बॉडी वेट जो है, बॉडी ग्रोथ डिक्लाइन हो गया, यानी कि ग्रोथ रेट बहुत कम होगी, ग्रोथ रेट डिक्लाइन। सिक्स्थ पॉइंट क्या हो गया, इमैसिएशन। इमैसिएशन का क्या मतलब है, यानी कि बच्चे की हड्डियां दिख रही होंगी, उसकी रिब्स विजिबल होंगी हमें, उसके ऊपर शरीर में बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखेगी, चमड़ी बिल्कुल नहीं है, फैट बहुत कम है उसके अंदर। ड्राई स्किन, ड्राई एंड रिंकल्ड, इसीलिए उसको ओल्ड मैन लुक बोल रहे हैं, ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन।
ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन। ये तो हो गए मेरास्मस के फीचर्स। वहीं अगर हम फीचर्स देखें क्वाशोर करके क्या फीचर्स होंगे, इन फीचर्स का कुछ कुछ जगह पे उल्टा, जैसे हेयर कैसे होंगे उसके, स्पार्स हेयर। सेकेंडली कैसा होगा बच्चा, फेस कैसा होगा उसका, ओल्ड मैन लुक की जगह मून फेस। थर्डली बच्चा कैसा होगा, वेट विल बी नॉर्मल और स्लाइटली रिड्यूस्ड भी हो सकता है, स्लाइटली इंक्रीज भी हो सकता है, वेट किसी भी फॉर्म में जा सकता है। देन वी हैव व्हाट, लिम्स कैसे होंगे उसके, एडिमेटस लिम्स, एडिमा ऑन लिम्स। फिफ्थ क्या होगा, ग्रोथ डिक्लाइन। इमेस्केशन होगा, नहीं होगा, स्वोलन एब्डोमेन होगा इसमें। देन ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन होगी, इसमें भी ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन होगी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, कुछ कुछ जगह के ऊपर क्या होगा, स्लाइट एडिमा प्रेजेंट होगी, तो इसके अंदर होगा फ्लेकी अपीयरेंस ऑफ स्किन। तो ये सब क्या है, ये सब फीचर्स हैं मेरास्मस वर्सेज क्वाशोर करके। तो इन दोनों फीचर्स को हमें बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना है कि दोनों में हेयर्स में क्या डिफरेंस है, दोनों के लुक में क्या डिफरेंस है, दोनों के वेट में क्या डिफरेंस है, लिम्स में क्या है, किसके लिम्स पे एडिमा है, किसके लिम्स पे एडिमा नहीं है, किसके एब्डोमेन पे स्वेलिंग आ रखी है, किसके एब्डोमेन पे स्वेलिंग नहीं है, इसी वे से पढ़ना है। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि न्यू एडिशन ही है एनसीईआरटी का, उस टॉपिक का क्या नाम है हमारा, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है और ये किस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। सो कैलोरीफिक वैल्यू का क्या मतलब है कि कैलोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू है कि जब हम फूड कंज्यूम करेंगे तो उस फूड से हम कितनी एनर्जी लिबरेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि उस एक सिंपल अमाउंट ऑफ फूड से कितनी एनर्जी हमने रिलीज करी, कितनी एनर्जी हमने लिबरेट करी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे, उस फूड की कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। और ये कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग होगी, प्रोटीन के लिए अलग होगी एंड फैट के लिए अलग होगी। तो कैलोरीफिक वैल्यू को हमने दो टाइप से डिफाइन किया हुआ है। कौन कौन से दो टाइप से, कैलोरीफिक वैल्यू दो टाइप से डिफाइन करी गई है। एक टाइप तो क्या है हमारा, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, और दूसरी है हमारी फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। अब समझते हैं कि ग्रोस में और फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू में क्या डिफरेंस है, कैसे एक दूसरे से अलग है। सो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू में तो क्या होता है कि हमने कोई फूड खाया और उससे हीट लिबरेट हुई, ठीक है, उस फूड को हम क्या करेंगे, बाहर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में रखेंगे और उससे देखेंगे कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, और उस एनर्जी को हम बोलेंगे उसकी ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड। व्हाट इज ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, अमाउंट ऑफ हीट यानी कि एनर्जी हीट की फॉर्म में लिबरेट होती है, तो कितनी हीट लिबरेट हुई फ्रॉम कंप्लीट कंबशन, यानी कि उस फूड पार्टिकल को अगर हमने बाहर एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर कंप्लीटली कंबशन किया तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ आफ्टर कंप्लीट कंबशन ऑफ, यानी कितना फूड लिया है हमने, 1 ग्राम फूड लिया है, 1 ग्राम फूड, और किस में रखा है उसको, इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जो हीट एनर्जी जितनी लिबरेट होगी उसको स्टडी करेगा, ओके। और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, यानी कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन करा रहे हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। अगर हम ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू निकालें तो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम कार्ब्स की निकालें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कितनी आएगी, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम से 4.1 किलो कैलोरी हीट जो है वो जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी।
यही कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम प्रोटीन्स की निकालें तो कितनी आएगी? प्रोटीन्स की कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। और कैलोरीफिक वैल्यू फैट की कितनी होगी? फैट की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब इस कैलोरीफिक वैल्यू का क्या हमारी बॉडी से कोई रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि ये कैलोरीफिक वैल्यू हमने कहाँ निकाली है? एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर निकाली है। उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर हमें जो हीट लिबरेट हुई है वो मिली है, उसको देखा है। लेकिन हमारी बॉडी कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप का पार्ट थोड़ा है। हमारी बॉडी में तो चीज़ें अलग तरीके से चल रही हैं। फूड कंप्लीटली यूटिलाइज हो ना भी हो, कभी ऑक्सीजन कम पड़ जाए, हम भाग रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उस टाइम पे ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होती है, ऑक्सीजन लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो बॉडी में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि एक्चुअल अमाउंट। सो दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी combustion of 1 gram of food in physiological value. In physiological value of food. तो फूड की जो फिजियोलॉजिकली जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू कार्ब्स के लिए कितनी होगी? दिस इज 4 किलो कैलोरी, ओके, पर ग्राम। यही प्रोटीन्स के लिए कितनी होगी? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। यही फैट के लिए कितनी होगी? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। यानी कि जो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है वो अपनी किसकी है? फैट की है। फैट के अंदर हाईएस्ट एनर्जी प्रोड्यूस करने की पावर होती है, फैट के अंदर हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। सो इस कैलोरीफिक वैल्यू से क्वेश्चन के हाईली लाइकली चांसेस है, क्योंकि रिसेंटली एडेड टॉपिक है, इससे पहले एनसीईआरटी में नहीं था। एनसीईआरटी ने बिफोर कोविड इसको इंट्रोड्यूस किया था। सो इस बार चांसेस हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू से एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछा जाए। सो होप करते हैं कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की कंप्लीट प्रोसेस अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के जो हमने जो नोट्स बनाए हैं, इन नोट्स को आप एक लास्ट रीडिंग के लिए विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार समझने के बाद में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एक इजी प्रोसेस है, इसको प्रोसेस वाइज पढ़ते जाना है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें लर्न करनी पड़ेंगी, जो हमें बाय हार्ट मेमोराइज करनी पड़ेंगी, लेकिन फ्यू अगर थिंग्स को हम छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से हमने समझ ली हैं। उसके बाद दोबारा से हमें इसमें दिक्कत नहीं आएगी। सो यहीं पे हमारा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके लाइव क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हम नीट और जेई की एक कंसाइज फॉर्म में लाइव क्लासेस प्रोड्यूस करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप जाइए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी फ्रॉम द ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर। सो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद द फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी।